हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 71 में। आज ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में परिवहन। तो देख बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने वाटर पोटेंशियल और इम्बाइबिशन तक अपन ने पढ़ा। तो मैंने वो सारे इवेंट जो आप जानते हैं, विसरण होता है, परासरण होता है, जो सक्रिय परिवहन या जो भी विसरण परासरण, जल विभव प्रवणता के अकॉर्डिंग जल की गति, तो वो सारे आप जानते हैं बेटा कि वो सारे इवेंट जो हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर, पादपों में जो अल्प दूरी का प्रवाह है उसमें सहायक होते हैं। बात को समझ रहे हैं? अल्प दूरी का प्रवाह, यस, जो एक ही कोशिका के अंदर या उत्तक की दो भिन्न कोशिकाओं के मध्य जो परिवहन होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस। यस बेटा, शुरू में मैंने आपको बताया था। लेकिन आप ध्यान दो, देखो बेटा कि उसके बाद मैंने आपको एक दूसरा ट्रांसपोर्ट बताया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, लंबी दूरी का प्रवाह, जो सवन उत्तको जाइलम फ्लोएम के माध्यम से होता है, वो लंबी दूरी का प्रवाह होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यस, अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मतलब अपन कहें बेटा कि पादप के अंदर पदार्थों का लंबी दूरी का परिवहन केवल विसरण द्वारा ही नहीं हो सकता। भाई, लंबी दूरी का प्रवाह केवल ये विसरण परासरण सक्रिय परिवहन के द्वारा नहीं हो सकता है, वो उसमें थोड़े बहुत सहायक हो सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी का प्रवाह विसरण परासरण के द्वारा ही नहीं हो सकता है। विसरण एक मंद प्रक्रिया है और इसके द्वारा आप जानते हो कि अणुओं की अल्प दूरी तक ही गति के लिए अल्प दूरी तक ही सहायक होता है। जैसे एक कोशिका में 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम है, 50 × 10 की घात -6 मीटर। तो आप जानते हैं बेटा कि एक कोशिका में 50 माइक्रोमीटर के आर पार अणु की गति में लगभग 2.5 सेकंड लग जाते हैं, 2.5। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि देखो, ये बड़े और जटिल पादपों में जो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, 100 मीटर ऊंचे वृक्ष होते हैं, उनके अंदर जो लंबी दूरी का प्रवाह होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर होता है, कभी कभी उत्पादन या अवशोषण के स्थान और जो संग्रह के स्थान है, जैसे मान लो पत्तियों पे भोजन बनता है और स्टोरेज ऑर्गन यानी भूमिगत जड़ तक, या फिर जैसे जड़ों से जल अवशोषित होकर 100 मीटर की ऊंचाई तक, तो ऐसे आप जानते हो बेटा लंबी दूरी का प्रवाह होता है और इसमें विसरण सक्रिय परिवहन पर्याप्त नहीं होते हैं। लंबी दूरी के प्रवाह के लिए आप जानते हो बेटा कि वहाँ विशिष्ट संवन तंत्र के अंदर विशिष्ट दाब जिम्मेदार होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर में जो अपन बात करेंगे, है ना, जैसे जाइलम परिवहन के अंदर जानते हो कि वहाँ पर एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऋणात्मक जल स्थितिक दाब आएगा। यस बेटा, और फ्लोएम परिवहन में धनात्मक द्रव स्थितिक दाब होगा। यस बेटा, तो वो विशेष दाब वहाँ पर जिम्मेदार होंगे। और आप जानते हो कि लंबी दूरी के प्रवाह के लिए परिवहन तंत्र मतलब जैसे जाइलम और फ्लोएम परिवहन तंत्र आवश्यक होते हैं। यस बेटा, तो परिवहन तंत्र भी वहाँ पर आवश्यक होते हैं। और आप समझ सकते हैं बेटा कि लंबी दूरी के प्रवाह में ऐसे एक एक अणुगति नहीं करेंगे, मास फ्लो होगा, सहती प्रवाह, सामूहिक प्रवाह होगा। तो देखो, अपन जाइलम के द्वारा लंबी दूरी का प्रवाह पढ़ेंगे आगे जाकर, और फ्लोएम के द्वारा अपन पढ़ेंगे लंबी दूरी का प्रवाह, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ एक सहायक प्रक्रिया है जो एनसीईआरटी ने तो बाद में दे रखी है, लेकिन अपन पहले उसको डिस्कस करेंगे कि वो जगह जगह जब अपन देखो मर्दा विलियन से सोयल के बीच में से, मर्दा कणों के बीच में से, मर्दा विलियन से जल का जड़ के जाइलम तक पहुंचना, ये तो जल अवशोषण होगा। फिर जड़ के जाइलम से चाहे 100 मीटर ऊपर पत्ती का जाइलम हो, वहां तक पहुंचना, वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, जाइलम ट्रांसलोकेशन है, जाइलम स्थानांतरण। और ऐसे पत्ती पर भोजन से भूमिगत जड़ तक आना, वो आपका फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है। तो वो जो जाइलम ट्रांसलोकेशन आप पढ़ोगे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो सहायक होती है, वो अपन प्रक्रिया यहाँ पढ़ने वाले हैं बेटा। और वो प्रक्रिया आपकी है ट्रांसपायरेशन। क्या है बताओ? ट्रांसपायरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन, बात को समझे, यानी बेटा वाष्पोत्सर्जन। यस बेटा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आप कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पो उत्सर्जन। तो ये टॉपिक बेटा अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। और ये वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यस बेटा, और कितने प्रकार का होता है,
इसका प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और बहुत सारी बातें अपन ये पहले क्लियर कर लेंगे। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस में, लंबी दूरी के प्रवाह में बहुत ज़्यादा ये आपकी हेल्प करेगा। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि बेटा देखो अपन बात करेंगे जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। तो आप अच्छे से जानते हैं नॉर्मल परिभाषा तो जो ट्रांसपिरेशन की है कि पौधे से जो भी ट्रांसपायरेशन प्लांट है, वाष्पोत्सर्जन पादप है ना। तो पौधे से अपन क्या कहेंगे बेटा कि पौधे से वाष्प के रूप में, पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि, यस बेटा, पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि। यस बेटा, अर्थात पौधे के वायवीय भागों से, जो वायवीय भाग है, जो वाष्पोत्सर्जक पौधा है, इवेपोरेटिव प्लांट है, अर्थात पौधे के वायवीय भागों से जल की जलवाष्प के रूप में हानि, जलवाष्प के रूप में हानि, है ना बेटा। ये आपका क्या कहलाता है बेटा, वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं कि अपन ने एक बात कही थी कि पौधे बहुत सारा जल अवशोषित करते हैं। जैसे अपन ने कहा था कि भाई मक्का है वो 3-4 लीटर पानी दिन भर में ऑब्जर्व कर लेगा, सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने भार के बराबर प्लांट ले लेगा, है ना। और अगर दिन का समय हो, अच्छा सा प्रकाश हो, तो कुछ ही समय में 100% पानी को चेंज कर लेगा पौधा, क्योंकि जो लिया उसको वाष्प के रूप में क्या कर देगा, हानि। और अपन ने कहा था कि बहुत सारा जल अवशोषण करते हैं पौधे, और उसका 98-99% वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, वाष्प के रूप में हानि कर देते हैं। बात को समझे। तो अपन कहते हैं बेटा कि दिन भर में अवशोषित जल का अधिकांश भाग पौधे, यहां अपन कहते हैं कि बेटा दिन भर में अवशोषित जल का अधिकांश भाग पौधे जलवाष्प के रूप में मुक्त कर देते हैं, या जलवाष्प के रूप में हानि कर देते हैं। यस बेटा, ये बात आपकी हो गई। तो भाई फिर एक बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि देखो बेटा कि जल की हानि बहुत अधिक होती है, जिससे आप जानते हो कि मृदा के अंदर जल का स्तर घटता है, और कभी कभी तो फिर वहाँ जल अवेलेबल नहीं हो, जैसे मरुस्थल में, तो हो सकता है कि जल की कमी के कारण पौधे की मृत्यु भी हो जाए, जल की कमी के कारण पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन फिर आप कहोगे कि फिर ऐसी प्रक्रिया क्यों हुई पृथ्वी के ऊपर, क्या जरूरी थी वाष्पोत्सर्जन के होने की। बात को समझे आप। तो बेटा जरूरी था, अनिवार्य था। देखो कैसे, क्योंकि फिर आप जानते हो कि 2 वैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट दिए, 2 साइंटिस्ट ने अपने स्टेटमेंट दिए। जैसे अकॉर्डिंग टू कर्टिस, वैज्ञानिक कर्टिस के अनुसार, वैज्ञानिक कर्टिस के अनुसार वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। भाई बुराई तो है, जल हानि हो रही है, लेकिन अनिवार्य इसेंशियल एविल है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग कर्टिस वैज्ञानिक कर्टिस के अनुसार ट्रांसपायरेशन इज एन इसेंशियल, अनिवार्य है, इसेंशियल एविल, अनिवार्य बुराई है। ईविल हो गया ना, इसेंशियल ईविल, अनिवार्य बुराई है।
यानी अनिवार्य कैसे या आवश्यक कैसे बेटा? अनिवार्य अपन कह सकते हैं आवश्यक, आवश्यक बुराई है। तो देखिएगा यहां पर आप जानते हैं कि भाई अनिवार्य कैसे, तो यहां आप लाइन लिखेंगे कि भाई आप अनिवार्य कैसे बताएंगे इसको, कि जल हानि के साथ, जल हानि के साथ कुछ लाभ भी होते हैं। तो बेटा समझे कि जल हानि के साथ कुछ लाभ भी होंगे। जैसे आपको पता है कि जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो पौधे की सतह पर इवेपोरेटिंग कूलिंग होगी, है ना। जैसे आप जानते हो कि अपने शरीर से पसीना उड़ता है तो अपन को वाष्पीकरण ठंडक मिलती है, वाष्पीकरण ठंडक। जैसे बेटा अपने शरीर से पसीना उड़ता है तो अपन को इवेपोरेटिंग कूलिंग मिलती है और हवा चलती तो अपन को ठंडक महसूस होती है। तो पौधे से भी जब जलवाष्प रूप में उड़ता है तो उसकी सतह का तापमान 10 से 15 डिग्री कम होकर नियत हो जाता है, पता आपको। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में उपयोगी है और भी कई सारी कार्य की क्रियाओं में उपयोगी है। इसलिए जल हानि के साथ कुछ लाभ भी होते हैं, जल हानि के साथ कुछ लाभ बेनिफिट भी होते हैं और वो जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए आवश्यक बुराई है। क्या बताओ? आवश्यक बुराई। और बेटा आप जानते हो इसलिए वैज्ञानिक स्टीवार्ड ने क्या कहा? वैज्ञानिक स्टीवार्ड के अनुसार, तो बेटा देखिएगा कि वैज्ञानिक स्टीवार्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है, यानी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, है ना बेटा। यानी इसको अपन क्या बोलेंगे? अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल एविल। ऐसा फंक्शन है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग स्टीवार्ड, ट्रांसपायरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल, अनअवॉइडेबल एविल। यस बेटा, तो ये बात आपके सामने आ गई, क्योंकि बहुत सारे लाभ भी हैं और वो लाभ अपन इसके इंपॉर्टेंस में आपको हम बताएंगे। यस बेटा, अब जानते हो क्योंकि ये जल व खनिज के अवशोषण में, फिर जड़ के जालम से पत्ती के जालम में अपन पढ़ेंगे भी लॉन्ग डिस्टेंस में, रस के आरोहण में, एसेंट ऑफ सेप, रस आरोहण में। यस बेटा, और उसके बाद आप जानते हो कि ताप में कमी, शीतलन प्रभाव में, ये बहुत सारे हेल्प करता है पौधे की। और जब रंध्र से वाष्पोत्सर्जन होता है तो साथ साथ में गैसीय विनिमय भी हो जाता है। तो ये बात आपकी कई सारी आपकी होती हैं। यस बेटा, तो ये आपकी बात हो गई। फिर अब देखो अपन बात कहते हैं कि देखो बेटा कि एक होता वाष्पन, वेपोराइजेशन, वाष्पन, और आप जानते हैं कि एक यानी वाष्पीकरण, और एक आपका होता है वाष्पोत्सर्जन। तो ये थोड़े समान भी हैं और अलग अलग भी हैं। अब कैसे? तो देखो मैं आपके सामने क्लियर करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन वो मैं आपको कहता हूं बेटा कि इस प्रकार वाष्पन के समान है कि जल नम सतह से वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। तो आप क्या कहोगे कि वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन इस प्रकार वाष्पन जो वेपोराइजेशन होता है, वाष्पन के समान है कि नम सतह से, आप चाहे पौधे की नम पत्ती हो और चाहे कोई अपने कोई कपड़ा हो, गीली हो, गीला कपड़ा हो, जैसे कपड़े सूखते हैं ना, तो वाष्पोत्सर्जन इस प्रकार वाष्पन के समान है कि नम सतह से जल की वाष्प के रूप में हानि होती है, यह ना बेटा। लेकिन तुम जानते हो कि वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन और वाष्पन पूर्णतः समान नहीं, आपस में पूर्णतः समान नहीं है। क्योंकि आप जानते हो इस वे में तो समान है कि जल नम सतह से जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, इस वे में तो समान है, लेकिन पूर्णतः समान नहीं है। कैसे? कि आप जानते बेटा कि जो वाष्पोत्सर्जन है, ये वाष्पोत्सर्जन
पादप के संरचनात्मक, जैसे रंध्रीय होता है, संरचनात्मक तथा कार्यकीय अनुकूलनों, है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो पादपों के संरचनात्मक तथा कार्य के अनुकूलनों के द्वारा नियंत्रित होता है। संरचनात्मक तथा कार्य के अनुकूलनों के द्वारा नियंत्रित होता है ना। जबकि वाष्पन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक भौतिक प्रक्रम है। तो आप जानते हैं कि इस तरीके में वाष्पोत्सर्जन वाष्पन से भिन्न है। वाष्पन से क्या है बेटा? भिन्न है ना भाई। जो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि आप जानते हो कि वो कंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं है। बात को समझ रहे हैं बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, कुछ और अपन कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं, फिर मेन बातों पे अपन पहुंचते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई सबसे कम वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है, या पहले मैं ये बताऊं आपको कि वाष्पोत्सर्जन किन किन पादपों में देखा जा सकता है। तो देखो बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि भी सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन सभी पादपों का लक्षण है। सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन सभी पादपों का लक्षण है। यानी जो मैंने पूरा प्लांटी बताया था आपको, सारा प्लांटी सभी पादपों का लक्षण है। जैसे कि थैलोफाइटा में एल्गी, शैवाल बताए थे, ब्रायोफाइटा फिर बताए थे आपको, ब्रायोफाइटा, फिर आप जानते हो कि टेरिडोफाइटा, और फिर आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म। लेकिन देखो बेटा कि वैसे तो जलवाष्प में उड़ना, लेकिन एल्गी में इनमें उतना नियंत्रित नहीं है। ब्रायोफाइटा से आगे फिर नियंत्रित होता है ये। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, सामान्यतः सभी पादपों का लक्षण है क्या? वाष्पो उत्सर्जन। यस बेटा। लेकिन अपन कहते हैं कि भाई ये मुख्यतः, लेकिन अपन कहें कि लेकिन मुख्यतः किसका लक्षण है? लेकिन यह मुख्यतः स्पर्मेटोफाइटा, जो बीजधारी पादप है, स्पर्मेटोफाइटा जो सीड बियरिंग प्लांट हैं, बीजधारी पादप हैं, तो मुख्यतः ये स्पर्मेटोफाइटा, और वो आपके हैं जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म का लक्षण है। क्योंकि इनका शरीर पूर्णतया जड़ तना पत्ती में होता है, वायु भाग होते हैं, रंध्र, ऐसी चीजें आपकी प्रेजेंट होती है। खैर ये नॉर्मल बातें हैं, तो आप फास्टली कर लें, बता रहे हैं बस आपको। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने होगी। यस बेटा। अच्छा, एंजियोस्पर्म में भी मैं एक बड़ी बात बताऊं आपको कि डाइकोट से ज्यादा मोनोकोट वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं। एंजियोस्पर्म में, आवर्त बीजियों में डाइकोट से अधिक वाष्पोत्सर्जन मोनोकोट दर्शाते हैं। यस बेटा। अच्छा, फिर देखो अपन बात करते हैं बेटा कि भाई मरुस्थल में तो कमी होती है जल की, फिर क्या इनमें कोई एडेप्टेशन? भाई होते हैं एडेप्टेशन। आप जानते हो कि मरुद्भिद पौधे जल हानि को कम करने के लिए पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। थिक क्यूटिकल, रंध्र धस्से होते हैं, सनकेन, स्टोमेटा, वो सारी बातें आपको बता दी अपन ने। इसलिए अपन और पॉइंटों की यहां बात करते हैं। तो देखिए, यस बेटा। तो आप देखिए बेटा कि भी अपन बात कहेंगे, ध्यान दो कि मांसल मरुद्भिद जो होते हैं, एक आप जानते हो मरुद्भिद में भी एक श्रेणी होती है, मांसल मरुद्भिद पादप, जो सकुलेंट जीरोफाइट होते हैं, मांसल मरुद्भिद, जिनमें तना हरा चपटा, अंदर म्यूसिलेज होता है, पत्तियां कांटों में बदल जाती है,
कैक्टस है, ओपुनसिया है, नागफनी, है ना। तो मांसल मरुद्भिद सबसे कम वाष्प उत्सर्जन दर्शाते हैं, यानी ये जलवाष्प रूप में हानि कम करते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है तो बहुत सारे एडेप्टेशन अनुकूलन ये दर्शाते हैं, बताई दिए थे आपको। इसके बाद में नॉर्मल जो आपके होते हैं मरुद्भिद पादप होते हैं वो कमी करते हैं। यस बेटा। अब अपन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो मीजोफाइट्स होते हैं, मीजोफाइट्स आपके होते हैं बेटा समोद्भिद, जो न जल की कमी ना दिखता है, यानी बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन में जो फॉरेस्ट होते हैं मीजोफाइट्स, और वहाँ आप जानते हैं कि अच्छे रंध्र होते हैं, तो मीजोफाइट समोद्भिद सबसे अधिक वाष्पोर्जन करते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्यों, जो जल के अधिकता में जलोद्भिद वो ज्यादा करने चाहिए। अरे भाई जल में तो कुछ डूबे हुए भी तो होते हैं, और जो केवल फ्री फ्लोटिंग होते हैं उनकी भी ऊपरली सतह पे ही रंध्र होते हैं, पत्ती पर बताएंगे भी अपन। हाँ, अगर उभयचर हो जल के अंदर, आधे जल में आधे बाहर हो, तो वो फिर ज्यादा करेंगे, लेकिन पूरी कैटेगरी दोगे तो सबसे ज्यादा आप किस में बताओगे, मीजोफाइट्स में। समोद्भिद पादप सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं। तो ये बेटा कुछ जानकारियां थी, कुछ पॉइंट्स थे, खैर आपको सब चीजें छोटी मोटी तो आपको पता होगी। यस बेटा। अब देखिए कि अब अपन पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने हैं, और फिर मुख्य कौन सा वाष्पोत्सर्जन है, और मेनली आप जानते हो कि जो पत्तियों के ऊपर रंध्र होते हैं वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, और तो अपन उनकी स्ट्रक्चर की बातें ये करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो नेक्स्ट देखिए वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। हाँ बेटा, तो देखिए टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, मैंने ऐसे छोटा सा व्यू बना दिया कि टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की बात करेंगे अपन पादपों से। तो देखो कितने प्रकार का आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। देखो बेटा कि सबसे पहले आपका होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो अपन ये कहें बेटा कि यह रंध्रों यानी स्टोमेटा, और आपको पता है सिंगुलर क्या होता है, स्टोमा, आगे अपन बता देंगे। यस बेटा। तो देखो यह रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन है। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि रंध्र पादप में मुख्यतः कहां पे होते हैं, तो भाई मुख्यतः तो सबसे ज्यादा पत्तियों पे होते हैं, असंख्य पत्तियों पे। दूसरा, अगर शाखीय अवस्था में हो तना, हरा तना हो, शाखीय तना हो तो उस पे हो सकते हैं, है ना, लेकिन हरा तना हो तो ही, वरना किस पे होते हैं, पत्तियों पे होते हैं। तो आपने तो लिखा कि ये रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन है ना बेटा। और आप जानते हैं कि जो आप एनाटॉमी में अपन देखते हैं, खैर आप नहीं पढ़ी तो बाद में देखेंगे कि भाई जो पत्तियों की बाह्य त्वचा है, पत्तियों की बाह्य त्वचा, है ना, तो अपन कहते हैं बेटा कि पत्तियों की बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस होती है, असंख्य रंध्र पाए जाते हैं, असंख्य रंध्र पाए जाते हैं। यस बेटा। तो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर असंख्य रंध्र पाए जाते हैं। इसके अलावा रंध्र जब तरुण तना हो, शाखीय हरा, शाखीय हरे तने, बाह्य दल, जो शाखीय हरे तने और बाह्य दल सेपल है या पेटल है तो बाह्य दल पर भी पाए जाते हैं। यस बेटा। तो ये आपका स्टोमेटल रेस्पिरेशन है ना। और आपको पता है कि जैसे ये बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, पत्ती की एपिडर्मिस, तो ये ऐसे बिल्कुल आप जानते हैं कि अभिविन्यासित ऐसे एक दूसरे से सटकर ये एपिडर्मिस होती है। तो अभिविन्यासित जो एपिडर्मिस है
वो आप जानते हैं कि भी बताएंगे आगे जाकर स्ट्रक्चर में कि वो ऐसे किडनी शेप हो जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, रंध्र। क्या बनाती हैं बेटा, रंध्र बनाती हैं। तो ऐसे अपन बात बेटा कि पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है वहाँ स्टोमेटा होते हैं ज़्यादातर, और फिर पत्तियों की बाह्य त्वचा पर असंख्य रंध्र होते हैं। इसके अलावा शाखीय तने की बाह्य त्वचा पर या फिर बाह्य दल की बाह्य त्वचा पर भी पाए जा सकते हैं। कौन बेटा, स्टोमेटा। बात को समझ रहे हैं। अच्छा देखो, वाष्पोत्सर्जित जितना वाष्पोर्जन होता है उसका अपन कहें बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 50 से लेकर 97% तक, 50 से लेकर 97% तक किसके द्वारा हो सकता है, रंध्रों के द्वारा। तो सबसे मुख्य ये हुआ ना तक, वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा हो सकता है। अच्छा सुनो, मान लो शाखीय पौधा है तो अभी देखना आगे वेरी करेगा, लेकिन अपन बात बेटा कि नॉर्मल वृक्ष और अच्छी पत्तियां हैं तो ज्यादातर किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। और 50 तो कम से कम होगा ही होगा, 50 से लेकर 97% तक वाष्पोर्जन हो सकता है। अब देखिए बेटा, दूसरा आपका होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तो बेटा मैं आपको ध्यान दीजिएगा कि देखो कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। अगर आपने शाखीय पौधे देखे, हरे पौधे देखे हैं या फिर पत्तियां देखी है, तो पत्तियों पर जैसे अभी मैंने आपको ये बताया एपिडर्मिस होती है, पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है मैं आपको बता दूं ऐसे है ना, एपिडर्मिस। और ये मर्दुत्कीय कोशिकाएं जो एडजेंस्ट होती है, एक दूसरे सटके होती है, तो इनके ऊपर ऐसे आप जानते हैं कि क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल अब पतली होती है क्यूटिकल, है ना। अच्छा, मोटी क्यूटिकल तो जल हानि को क्या करती है, कम करती है। मोटी क्यूटिकल तो जल हानि को क्या करती है, कम करती है। लेकिन बीच बीच में दरारें होती है, तो इस बाह्य त्वचा से सीधे ही अपन बात जल की जलवाष्प के रूप में हानि हो, है ना, तो वो आपका होता है क्यूटीन। आप जानते हो एक वसीय पदार्थ होता है, क्यूटीन एक वैक्सी सबस्टांस यानी वसीय पदार्थ होता है। और मोटी क्यूटिकल तो जल हानि को रोकती है बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन सामान्यतः शाखीय पौधों पर पतली क्यूटिकल होती है। और मोटी भी हो तो दरार होती बीच में, तो थोड़ा बहुत वाष्पोर्जन होता है, तो वहां से जल की जलवाष्प के रूप में हानि। तो ये आपका क्या होता है बेटा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में आपको बता दूं कि भाई कितना हो सकता है। जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो आपको मैं कहूं कि भाई कितना हो सकता है, तो वो होता है 3 से 10%। कितना हो सकता है बेटा, 3 से 10%। यह सामान्यतः 3 से 10% हो सकता है। यस बेटा, लेकिन एक नोट अपन लिखाएंगे यहां पे, वो नोट क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो छायादार स्थानों पे होते हैं, छायादार स्थानों पर उगने वाले शाखीय पादप, जैसे मैं आपको कहूंगा कि जो फर्न है या फिर और भी, वहां पर आप जानते हो कि मैक्सिमम 50% तक हो सकता है ना बेटा। तो आप ध्यान दो कि छायादार स्थानों पर उगने वाले शाखीय पादपों में, है ना बेटा, जैसे टेरिडोफाइटा में फर्न होते हैं ना, जैसे फर्न भी और भी जो अपने शाखीय पौधे होते हैं हरे मुलायम, तो छायादार स्थानों पर उगने वाले शाखीय पादपों में यह 40-50% तक हो सकता है। कौन, क्यूटिकुलर। फिर तुम जानते हो कि उनके अंदर तो जो छायादार शाखीय पादप होंगे, द्वितीयक वृद्धि होगी नहीं, तो या तो ये होगा या तो मुख्य तो ये होगा रंध्रीय, और उससे थोड़ा कम आपका क्या हो जाएगा, ये क्यूटिकुलर उपत्वची। बात को समझे। और जैसे अपन कहते हैं ना मीजोफाइट्स, मीजोफाइट जो समोद्भिद पौधे होते हैं, मीजोफाइट्स समोद्भिद, तो वहां पर भी आप जानते हो कि वो शाखीय होते हैं ज्यादातर। तो मीजोफाइट्स में भी ये अप टू 50 यानी 50 तक हो सकता है शाखीय में मीजोफाइट्स में। यस बेटा, कौन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो दूसरा हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि फिर मैं आपको जो थर्ड पढ़ाऊंगा वो आप जानते हैं बेटा
कि जैसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय लेंटिक्युलर, तो आप ध्यान देना जैसे अपन एनाटॉमी वहां पढ़ेंगे कि जब द्वितीयक वृद्धि होगी, और द्वितीयक वृद्धि में एक तो आपकी होती है रंभ वाली, अंदर जो द्वितीयक जाइलम फ्लोएम बनता है वेस्कुलर कैम्बियम से, एक बनता है कोर कैम्बियम, तो कोर कैम्बियम से का केदा से जो अतिरिक्त रंभी बाहर होती है, जब फिर आप जानते हैं कि वो मतलब वातरंध्र बनते हैं लेंटिकल, तो लेंटिकल तो उनमें बताएंगे जो काष्ठी वृक्ष होंगे। अब काष्ठी वृक्ष के अलावा तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि शाखे में तो ये दो मेन होते हैं आपके, बात को समझ रहे हो ना। तो आप जानते हैं कि वो आपका होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वातरंध्रीय वाष्पोजन आपका होगा। और जो वातरंध्रीय वाष्पोजन होता है वो बहुत ही कम, क्योंकि वातरंध्रों का मेन काम तो क्या है, गैसीय विनिमय, अपन आगे बताएंगे। वातरंध्रों का मेन काम तो गैसीय विनिमय, दूसरा काम वाष्पोजन, तो बहुत कम 0.1% तक, या अपन इसको कहते हैं 0.1 से 1% तक। बात को समझे, ये आपका होता है वातरंध्रीय। अच्छा, इनके अंदर छाल भी बनती है, जैसे फिर पौधे के और मान लो छाल बन जाए, छाल कभी कभी सॉफ्ट बार्क हो, सॉफ्ट बार्क है ना छाल, तो छाल के द्वारा 1% तक ट्रांसपिरेशन हो सकता है, 1% तक वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। यस, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये आपके जो टाइप आपके हो गए कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सबसे मुख्य है, उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो गया, लेंटिक्युलर आपका हो गया, और बार्क हो गया। लेकिन मुख्य आपके क्या है, स्टोमेटल और क्यूटिकुलर, ये आपके दो हो गए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टोमेटल और क्यूटिकुलर ज्यादातर पत्ती से होते हैं, ज्यादातर किससे होते हैं, पत्ती से। तो अपने यहां साइड में लिख सकते हैं कि स्टोमेटल प्लस क्यूटिकुलर जो मेन पत्ती से होते हैं, वो ट्रांसपिरेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, तो इस ट्रांसपिरेशन को अपन कहते हैं फोलियर, फोलियर ट्रांसपिरेशन, फोलियर ट्रांसपिरेशन, यानी पत्रक वाष्पोत्सर्जन, पत्रक वाष्पोत्सर्जन। बात को समझ रहे हैं आप। तो आप जान रहे हैं बेटा कि एक आपका रंध्रों से हो गया, दूसरा जैसे डायरेक्ट बाह्य त्वचा से डायरेक्ट, जैसे एक क्यूटिकल होती है बीच बीच में दरारें होती है, तो वहां से हो गया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और साखी में ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि साखी पौधों में ये 40-50% तक हो सकता है, क्योंकि तने पर भी बाह्य त्वचा होती है पतली, बाह्य क्यूटिन की लेयर होती है पतली, और पत्तियों पर भी होती है। यस, और ये केवल काष्ठीय वृक्षों में, ये केवल काष्ठीय वृक्षों में, और ये भी ज्यादातर किसमें होता है, काष्ठीय वृक्षों में ही होता है। लेकिन ये बहुत न के बराबर है, नगण्य है, मेन आपके वही है ट्रांसपिरेशन। तो ऐसे मैंने आपको एक प्रारूप बना दिया कि टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है। अब सुने कि जो ये पत्ती वाला रंध्र है ना, इस रंध्र में केवल खुलने बंद होने की प्रक्रिया होगी। पत्ती पर जो रंध्र है, तने या पत्ती पर जो रंध्र होता है गार्ड सेल वाला, अधिश्रम वाली कोशिकाओं वाला, उसमें केवल खुलने बंद होने की प्रक्रिया होती है। बाकी जैसे वातरंध्र है, ये हमेशा खुले ही रहते हैं, है ना। ऐसे आगे जाकर एक जलरंध्र आएगा, जहां बिंदु स्त्राव तुम पढ़ोगे, तो वो भी हमेशा खुले ही रहते हैं। केवल और केवल इस स्टोमेटा का रेगुलेशन होता है, रंध्रीय गति होती है, रंध्रीय गति, रंध्र का खुलना और बंद होना। यस बेटा। तो अब आप नेक्स्ट देखिएगा। अब अपन यहां पर देखो कि किस पे आएंगे, अब अपन इस बात पे आएंगे कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या है, रंध्र की संरचना क्या है। तो रंध्र की संरचना क्या होती है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि रंध्र के खुलने बंद होने की प्रक्रम क्या होता है, कौन सा सिद्धांत रंध्र के खुलने बंद होने में सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अपन बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, पहले रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक, फिर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि सबसे मुख्य प्रकार का वाष्पोत्सर्जन जो है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कैसे बना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो देखो मैं आपको कहता हूं बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कैसे बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने हेडिंग डाल दी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना, और सिंगुलर क्या होता है, स्टोमा। प्लूरल है ये स्टोमेटा, बहुवचन, सिंगुलर क्या होता है, स्टोमा। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि देखो बेटा, ये जो रंध्र होते हैं, रंध्र आप जानते हैं कि सूक्ष्म छिद्र हैं, जो अधिचरमी उत्तक तंत्र होता है पादपों के अंदर, अधिचरम की अपन बात रहे कि उपांग है, अधिचरमी उत्तक तंत्र जो वायु भाग होते हैं उस पर ज्यादातर ही पाए जाते हैं, कौन, रंध्र। अब देखिएगा बेटा कि रंध्र की संरचना में
जैसे ये आपकी अधिचरम होती है, मैंने बताया था कि हर पादप अंग पर अधिचरम होती है। मर्दूत की कोशिकाओं की एकल परत होती है अधिचरम, ये परत होती है अधिचरम, ठीक है। और ये कोशिकाएं सटी हुई होती है, एडजेंस्ट होती हैं, ये ऐसे, ये अधिचरम होती है। अब दो निकटवर्ती कोशिकाएं जैसे एडजेंट सेल, एडजेंस्ड सेल, अपन बात रहे कि विशेष आकार की ले लेगी, है ना। जैसे डाइकोट के अंदर भी अपन बताएंगे कि किडनी सैफ, मतलब या सेम के बीज के नुमा, किडनी सैप या बीन सीड सैप हो जाएगी, किडनी सैप या फिर क्या हो जाएगी, बीन सीड सैप। और ये विशेष आकार की दो निकटवर्ती ये ले लेंगी तो आप समझ सकते हैं कि ये बीच में पोर स्थापित हो जाएगा। अभी और भी बताएंगे पर पोर कैसे स्थापित हुआ, तो ये आप जानते हैं बेटा कि क्या हो जाएगा, स्टोमेटा। इसलिए जो बाह्य त्वची उत्तक तंत्र है, बाह्य त्वची उत्तक तंत्र, उसकी ही आप जानते हैं कि ये उसी में सम्मिलित होता है, उसी का एक उपांग है रंध्र, स्टोमेटा, स्टोमेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो स्टोमेटा की संरचना होती है, स्टोमेटा की संरचना होती है तो उसमें सबसे पहले एक जोड़ी अधिचरमीय कोशिकाएं, एक पेयर किडनी सैप हो जाता है, वक्रनुमा या बीन सीड सैप सेम के बीजगुनुमा डाइकोट में, और डंबल सैप अभी अपन बताएंगे मोनोकोट में। यस, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर बेटा कि देखो फिर ये एक जोड़ी गार्ड सेल होती है, ये एक जोड़ी क्या होती है बेटा, गार्ड सेल। तो ये आपकी होती है गार्ड सेल, गार्ड सेल जिसको आप कहते हैं रक्षक कोशिकाएं, ये अपन कहेंगे द्वार कोशिकाएं। यस, और इनके चारों तरफ तुम अच्छे से जानते हो बेटा कि जो अन्य सहायक कोशिकाएं आपकी होती है, सब्सिडायरी सेल्स जो होती हैं, ये लो, यस बेटा। तो देखो ये आपकी होगी गार्ड सेल, एक जोड़ी गार्ड सेल, गार्ड सेल रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। और ये जो सराउंडिंग जो इनको घेर रही है वो मैं आपको बता दूं बेटा कि सब्सिडायरी सेल्स आपकी हो गई सहायक कोशिकाएं, सब्सिडरी सेल्स सहायक कोशिकाएं। और ये यहां पे अंदर आपका ये आपका हो गया एपरेचर, स्टोमेटल एपरेचर। ये अपन कहें स्टोमेटल पोर। रंध्रीय छिद्र, तो ये पोर स्थापित हो गया। बात को समझे। अब देखिएगा बेटा कि ये जो गार्ड सेल होती है, यहां पर सारी बात बताएंगे, जो गार्ड सेल होती है, ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनमें आप जानते हैं कि इनर वॉल होती है ना, वो थिक होती है। इनर वॉल क्या होती है बेटा, थिक। प्रत्येक गार्ड सेल की जो इनर वॉल है, इनर वॉल वो तो क्या होती है बेटा, थिक होती है। तो जैसे अपन यहां कह देंगे कि थिक यानी मोटी, थिक इनर वॉल, आंतरिक भित्ति मोटी। और ये जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल, ये आपकी क्या होती है बेटा, थिन, पतली होती है और इलास्टिक भी, प्रत्यास्थ भी होती है। ठीक है, ये लो जी। फिर ध्यान दो बेटा कि देखो अन्य सहायक कोशिकाओं से भिन्न कैसे होती है कि अन्य सहायक कोशिकाओं में, अधिचरमी कोशिकाओं में हरितलवक नहीं होता है, लेकिन इन गार्ड सेल के अंदर ये आपके आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। हालांकि रुबिस्को नहीं होता, ये प्रकाशन नहीं कर सकती है, वो बताएंगे अपन, लेकिन सारी बात आप ये क्लोरोप्लास्ट हो गए।
और ये गार्ड सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस, केंद्रक हो गया, जो वैक्यूल और न्यूक्लियस। वैसे वैक्यूल का भाव तलीन आपका क्या हो गया, ये बात आपकी होगी। यस बेटा। और ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, तो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का ये रेडियल माइसिलेशन हो गया, अरीय विन्यास, तो रेडियल माइसिलेशन यानी अरीय विन्यास। ये लो बेटा, बात को समझ रहे हैं, क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कि स्टोमेटल एपरेटस में रंध्रीय उपकरण के अंदर कौन कौन आते हैं। स्टोमेटल एपरेटस में भाई रंध्रीय उपकरण के अंदर कौन कौन आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आपका आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जो बेटा स्टोमेटल एपरेटस है, स्टोमेटल एपरेटस यानी रंध्रीय उपकरण, तो रंध्रीय उपकरण में देखो अगर अपन अंदर से आए तो सबसे पहले आपका क्या जाएगा, स्टोमेटल पोर, ये रंध्रीय छिद्र जो स्थापित होता है, स्टोमेटल पोर, रंध्रीय छिद्र। यस, फिर वो किससे घिरा हुआ है, एक जोड़ी द्वार कोशिकाओं से, तो गार्ड सेल्स, एक जोड़ी द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं। फिर उसके चारों तरफ क्या है, अन्य जो अधिचर्मी कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं, तो ये आपकी क्या है बेटा, सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, ये सहायक कोशिकाएं। ये मिलकर आपका क्या बनाती हैं, रंध्रीय उपकरण। क्या बनाती है बेटा, रंध्रीय उपकरण। बात को समझे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां अपन एक एक पॉइंट आपको बताएंगे बेटा कि देखो डाइकोट में, डाइकोट में मतलब द्विबीजपत्रियों में, तो द्विबीजपत्रियों के अंदर जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल है ना बेटा, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं बेटा जो द्विबीजपत्री हैं, उनके अंदर ये जो गार्ड सेल हैं, ये किडनी सैप, किडनी सैप जो आपको आकृति मैंने बता रखी है ना, वर्कनुमा किडनी सैप या बीन सीड सैप, सेम के बीज के समान है, बीन सीड सैप डाइकोट्स में, जो आपको आकृति मैंने बता दी। जबकि आप जानते हो कि कुछ मोनोकोट, मोनोकोट में जैसे कि ग्रासेज में, यानी जो पोएसी, पोएसी या फिर अपन बात करें कि ग्रेमिनस, ग्रेमिनी कुल है, ग्रेमिनी कुल अनाज कुल है ना बेटा। तो घासों में और अनाज कुल के अंदर, ग्रेमिनी कुल के अंदर ये जो मोनोकोट, कुछ सारे नहीं लेकिन मोनोकोट जैसे ग्रासेज और पोएसी ग्रेमिनी कुल, वहां आप जानते हैं कि जो गार्ड सेल की आकृति होती है वो आप जानते हैं बेटा कि डंबलाकार होती है। ये नीट के अंदर क्वेश्चन आ गया है, किस शेप की होती है, डंबल शेप्ड। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि वहां गार्ड सेल की आकृति कैसे होती है, डंबलाकार होती है। यस, और वही आप जानते हैं कि ये यहां से आप जानते हैं कि सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। लेकिन गार्ड सेल की आकृति कैसी होगी बेटा, डंबल शेप, डंबल शेप यानी डंबलाकार। ये लो, तो ये बेटा किसकी स्ट्रक्चर हो गई, रंध्र की संरचना हो गई, रंध्र की संरचना। यस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपकी, यानी डंबल शेप होती है गार्ड सेल के अंदर। यस बेटा। अब देखिए मैं आपको बात बताता हूं कि आपने क्या कहा
कि भाई स्टोमेटा वायवीय भागों में जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, अधिचर्मी उत्तक तंत्र होता है, उसका भाग है। यस बेटा। और आपने क्या कहा, एडजेंस एपिडर्मल सेल बिकम किडनी सेप्ड। मैंने कहा एडजेंस एपिडर्मल सेल्स, जैसे ये अधिचर्म होती है, ये अधिचर्म होती है, तो ये बिल्कुल सटी हुई कोशिकाएं होती है। अब एडजेंस्ड एपिडर्मल सेल, निकटवर्ती कोशिकाएं, डाइकोट में तो किस शेप की हो जाएगी, डंबल शेप्ड। किस आकार की हो जाएगी, डंबल आकार की। और यहां एक जोड़ी ये अपन बात रहे कि डंबल आकार की हो जाएगी। जब वो डंबल आकार की हो जाएगी, अभी देखो इसकी विशेषताएं और बताएंगे, तो रंध्र पोर स्थापित हो जाएगा। यस बेटा, ये अधिचर्मी भाग में। और मोनोकोट में सॉरी डाइकोट में तो किस शेप की हो जाएगी, किडनी शेप्ड। सॉरी, यहां पर डाइकोट में तो किडनी शेप्ड हो जाएगी, और मोनोकोट में किस शेप की हो जाएगी, डंबलाकार हो जाएगी। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, रंध्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, रंध्र। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो अधिचर्मीय कोशिकाएं हैं, इनसे कैसे भिन्न है ये गार्ड सेल, अन्य जो साई कोशिकाएं हैं, अन्य अधिचर्मी कोशिकाओं से कैसे भिन्न है। जब खुद भी अधिचर्मी कोशिकाएं हैं, अधिचर्म में हृतलोक नहीं होता है, लेकिन गार्ड सेल में हृतलोक होता है। हालांकि हृतलोक होता है, लेकिन ये विषमपोषी होती हैं। वो सारी विशेषताएं आपको अपन बताएंगे। यस बेटा। और यहां देखना विभेदात्मक भित्ति, इनकी बाह्य भित्ति पतली होती है और आंतरिक भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। बात को समझे। तो ये मैंने आपको रंध्र से संबंधित सारी बातें यहां पे बताई। अब देखिएगा कि मैं इससे रिलेटेड और सारी बातें मैं आपके सामने करता हूं। यस बेटा। तो देखिएगा, यहां अपन ने रंध्र की संरचना भी बता दी। जो भी यहां से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट हैं, उनके लिए मैं बात आपके सामने करता हूं। हाँ बेटा, क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं बात करूंगा। कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी बात करूंगा बेटा कि देखो कि जो दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जनरली आप जानते हो कि जैसे अधिचर्म कोशिकाएं आपस में टच हों तो उनके बीच में मिडिल लेमिला होगा, मध्य पटली का। लेकिन आप जानते हो कि निकटवर्ती कोशिकाएं जब विशिष्टीकृत होती है, वो किडनी शेप होती है डाइकोट में, या मोनोकोट में डंबल शेप होती है, तो उनके बीच में आप जानते हो मिडिल लेमिला नहीं होता है, मध्य पटलिका नहीं होती है। तो पहला जो आपका स्पेशल नोट है वो तो बेटा ये है कि अपवाद स्वरूप दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच मध्य पटलिका एब्सेंट होती है। यहां आपको कहीं दिख रही है मध्य पटलिका, बताओ। तो अपन कहेंगे कि अपवाद स्वरूप दोनों जो एक जोड़ी द्वार कोशिकाएं हैं, दोनों गार्ड सेल के बीच मध्य पटलिका अनुपस्थित होती है। स्पेशल नोट फर्स्ट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा अपन कहें स्पेशल नोट और जो आपका है कि भाई देखो, अपवाद स्वरूप गार्ड सेल में हृतलोक पाए जाते हैं, है ना, गार्ड सेल में, जबकि अन्य अधिचर्मी कोशिकाओं में नहीं होते हैं, है ना। तो आप क्या कहोगे बेटा कि गार्ड सेल में जो द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल में अपवाद स्वरूप हरित लवक पाए जाते हैं। लेकिन इनमें रुबिस्को एंजाइम अनुपस्थित होता है। रुबिस्को एंजाइम अनुपस्थित होता है, अतः ये पोषणीय दृष्टि से विषमपोषी होती हैं। विषमपोषी होती हैं भी, अन्य कोशिकाओं से पोषण लेगी, है ना। तो पोषणीय दृष्टि से क्या होती है, विषमपोषी। ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि रुबिस्को का क्या होता है, अभाव होता है। यस बेटा। अब देखो बेटा कि गार्ड सेल की, अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्ड सेल की,
है ना, गार्ड सेल की भित्तियों या गार्ड सेल की भित्तियां जो वाल्स होती हैं विभेदात्मक स्थूलन दर्शाती है, विभेदात्मक स्थूलन दर्शाती है। अब बेटा विभेदात्मक स्थूलन कैसे दर्शाती हैं, ध्यान से सुनना कि इनकी इनर वॉल, इनकी जो ए गार्ड सेल की, प्रत्येक गार्ड सेल की इनर वॉल जो आंतरिक भित्ति है, इनर वॉल थिक होती है, मोटी होती है, थिक और नॉन इलास्टिक, और जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल वो आपकी होती है थिन, पतली और इलास्टिक, प्रत्यास्थ होती है, पतली और क्या होती है, प्रत्यास्थ। तो आपने कहा बेटा कि भाई गार्ड सेल की आउटर और इनर वॉल विभेदात्मक स्थूलन दर्शाती है, यस बेटा। और इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, इनमें सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, सेलुलोज के सूक्ष्म तंतुओं का, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का, है ना, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का रेडियल माइसिलेशन, रेडियल माइसिलेशन पाया जाता है। अरीय विन्यासित, है ना, मतलब अनुप्रस्थ की जगह अरीय विन्यासित होते हैं, रेडियल माइसिलेशन, अरीय विन्यास पाया जाता है, यस बेटा। जिससे क्या स्थापित हो जाता है, पोर, है ना, जो आप कहोगे कि जो पोर स्थापित करता है, पोर स्थापित करता है। और जब पोर स्थापित करता है तो ध्यान से सुनिएगा कि पोर, यहां से पोर, फिर उसको घेर के रखती है एक जोड़ी द्वार कोशिका और फिर अधिचर्मी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, तो आपका हो गया स्टोमेटल एपरेटस, रंध्रीय उपकरण। बात को समझ रहे हैं, अरे बोलो बेटा। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दिए, यस बेटा। यानी इस प्रकार आपका क्या स्थापित हो जाता है, पोर स्थापित हो जाता है, यस। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि अब आगे बात करते हैं कि कुछ पत्तियों के प्रकार होते हैं रंध्रों के वितरण के आधार पर। तो रंध्रों के वितरण के आधार पर कुछ पत्तियों के मैं आपको यहाँ प्रकार बता देता हूँ, लीव्स के जो मेन होते हैं, यस बेटा। तो वो क्या क्या होते हैं, देखो मैं बताऊं। आपने कहा था कि पत्ती के अधिचरम पे असंख्य रंध्र होते हैं, लेकिन पत्ती की दो अधिचरम होती है। अगर आप एनाटॉमी में पढ़ते हो, वहाँ पे जब आप अगर एनाटॉमी पढ़ लो तो ये बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, जो पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, मुख्यतः तो एंजियोस्पर्म को देखो दो भागों में बांटा गया है, द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्रियों में एक पत्ती पाई जाती है डोर्सी वेंट्रल लीव्स, जिनको आप कहते हो पृष्ठाधारी पत्तियां। अब डोर्सी वेंट्रल लीव्स क्या होती है, तने से ऐसे जाती है ना, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज विन्यास दर्शाती है ना। तो पृष्ठाधारी पत्तियां क्षैतिज विन्यास दर्शाती है, वहां और बताएंगे आपको एनाटॉमी में। अब क्षैतिज विन्यास जाते ही प्रकाश की असमान मात्रा ऊपर ज्यादा और नीचे कम। तो फिर आप देखते हो डाइकोट लीव्स में ऊपर तो जैसे ये आपका पेरेनकाइमा होता है, पेलिसेड पेरेनकाइमा, उधर आपके स्पेस ही नहीं होते हैं, अवकाश ही नहीं होते हैं, अंतरकोश के अवकाश नहीं होते, उधर रंध्र विकसित नहीं होते हैं। बात को समझे। और रंध्र विकसित नहीं होते हैं तो फिर नीचे वाली सतह के ऊपर ये स्पॉन्जी पेरेनकाइमा होता है, यहाँ आपके रंध्र विकसित होते हैं, है ना। अब तुम जानते हो कि दिमाग लगाओ, इस पृष्ठाधारी पत्ती, द्विबीजपत्री पत्ती में जो आपकी अपर एपिडर्मिस है, ऊपरी अधिचरम, अपर एपिडर्मिस, तो अपर एपिडर्मिस को आप कहते हो बेटा अडेक्सियल सरफेस, अडेक्सियल सरफेस यानी ऊपरी अधिचरम, ऊपरी अधिचरम। तो ऊपरी अधिचरम पे सामान्यतः रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित। कोई होंगे तो एक आधे होंगे, बाकी सामान्यतः रंध्र अनुपस्थित होते हैं। आपने कहा सामान्यतः रंध्र अनुपस्थित, यस बेटा। और लोअर एपिडर्मिस होती है ना, लोअर एपिडर्मिस, निचली अधिचरम, उसको आप कहते हो वहां पे अबेक्सियल,
अपाक्स, या वहां एनाटॉमी में लीफ की स्ट्रक्चर देख सकते हो, पत्ती की संरचना देख लेना एनाटॉमी वाले चैप्टर में एनसीईआरटी से, है ना। तो ऐसी पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र निचले द्विचरम पे ही होते हैं, निचले द्विचरम पे ही। तो फिर देखो यहां में सारी बातें ये लिखकर पृष्ठाधारी पत्ती के लिए मैं एक ही बात लिख देता हूं कि भाई पृष्ठाधारी जो पत्ती होती है ना वो आपकी होती है हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स यानी अधोरंध्री पत्ती, है ना, यानी रंध्रों का वितरण निचली सतह पे ज्यादा होता है, तो अधोरंध्री। यस बेटा, तो ये हाइपोस्टोमेटिक एक हो गया कि पत्ती की निचली सतह पर ज्यादा रंध्रों का वितरण हो तो आपके होगी हाइपोस्टोमेटिक। मुख्यतः रंध्र आपके होंगे एडेक्सियल पे, अबेक्सियल पे, मुख्यतः रंध्र लोअर एपिडर्मिस, यानी किस पे, अबेक्सियल, अपाक्स पे। और आराम से आप देख लेना वहां एनसीईआरटी में, ठीक है। ये तो आपका हो गया। दूसरी आपकी देखो मोनोकोट में जो लीव्स होती हैं वो ज्यादा वाष्पोर्जन क्यों करती हैं, क्योंकि वहां पर आपकी होती है आइसोबाइलेटरल लीव्स, आइसोबाइलेटरल लीव्स होती है समद्विपार्श्व पत्ती। अब समद्विपार्श्व पत्ती होती है ना, ऊर्ध्व विन्यास होता है, ऊर्ध्व है तो प्रकाश की समान मात्रा लेगी, ऊर्ध्व विन्यास। तो वहां जो मेसोफिल है ना पर्णमध्य तक, वो विभेदित नहीं होगा, एक प्रकार का ही होगा स्पॉन्जी। तो दोनों सतह पे ही, ऊपर वाली पर भी और नीचे वाली पर भी, दोनों पे रंध्र समान संख्या में वितरण होंगे, समान मात्रा में रंध्र वितरित होंगे। तो आप कह दोगे कि दोनों सतह पर समान मात्रा में रंध्र, यानी चाहे एडेक्सियल हो चाहे अबेक्सियल हो, तो ये पत्तियां कैसी होगी, एम्फिस्टोमेटिक, उभयरंध्री। यस, ये तो आपके दो समझ में आई, है ना बेटा। अच्छा, अब आप ध्यान दो, मैं कुछ बातें और बता देता हूं कि जैसे एक आपकी होती है एपिस्टोमेटिक, ऊपरी रंध्री, अधिरंध्री। अरे बेटा जलीय पादप और मुक्त प्लावी पादप हो, जलीय मुक्त प्लावी, जल में और मुक्त रूप से तैरता है, मुक्त प्लावी। तो जल में जो मुक्त प्लावी पादप होते हैं उनकी ऊपरी अधिचरम पे रंध्र होते हैं, केवल ऊपरी अधिचरम पर रंध्र, ऊपर वाले अधिचरम पर रंध्र, वो आपकी क्या होगी, एपिस्टोमेटिक। यस, एक आपकी होती है, अगर मान लो जल में डूबा हुआ पादप है तो फिर वो करेगा ही नहीं वाष्प, है ना, एस्टोमेटिक। एस्टोमेटिक यानी अरंध्री, रंध्र है ही नहीं, रंध्र नहीं है, रंध्री एब्सेंट है, दोनों ही सतह पर एब्सेंट हैं। जो जल में डूबे हुए पादप होते हैं, जल निमंगन पादप, है ना, सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट, जल निमंगन पादप, तो हो गए एस्टोमेटिक। ऐसे मैंने आपको रंध्रों का वितरण भी बता दिया। तो सबसे ज्यादा कौन करेंगे, मोनोकोट, है ना, मोनोकोट में आपकी होती है, और ये किस में होती है, डाइकोट में। यस बेटा, बात को समझे। तो ये मैंने आपको प्रण की ही बात भी मैंने आपको बता दी। अब देखिएगा बेटा कि अगली बात क्या होती है कि रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया क्या होती है, रंध्रीय गति। तो अगली बात अपन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां, ये मैंने आपको रंध्रों का वितरण बता दिया, ना पूरी बात आपको समझा देते हैं। अब देखो बेटा एक बात आपकी आती है, स्टोमेटल मूवमेंट क्या होती है ना। तो स्टोमेटल मूवमेंट क्या होती है, रंध्रीय गति, स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रीय गति। तो देखिएगा बेटा कि रंध्रीय गति क्या होती है, स्टोमेटल मूवमेंट क्या होती है, मैं आपको बताऊं। रंध्रीय गति तो रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया को, खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को रंध्रीय गति कहते हैं।
तो बेटा रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रीय गति। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि भाई कैसे होगी रंध्रीय गति। और मैं आपको बता दूं कि केवल ये जो रंध्र होता है, द्वार कोशिकाओं वाला ये जो रंध्र होता है, इसी में अपन बात बेटा कि ये ओपनिंग क्लोजिंग का सिस्टम होता है। बाकी वात रंध्र, जल रंध्र, आगे कितने भी टाइप के रंध्र आ जाएंगे, वहां ओपनिंग क्लोजिंग की प्रक्रम नहीं होता है। ये पूरा हार्मोनल रेगुलेशन यहीं पे आपका होता है। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई रंध्रीय गति यानी रंध्रों का खुलना बंद होना कैसे संपन्न होता है। यस बेटा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रंध्रों के खुलने बंद होने के अंदर तत्काल प्रभाव रूप से ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनकी स्फीति, ट्रेजेडी स्फीति डिपेंड करती है। यदि इन द्वार कोशिकाओं में, साई कोशिकाओं में बाहर से पानी आ जाए, अतिरिक्त पानी आ जाए, फूल जाए, स्फीत हो जाए, तो रंध्र क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इफ गार्ड सेल ट्रेजिड देन स्टोमेटा ओपन। और अगर पानी वापस चला जाए और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज। लेकिन ट्रेजिडी के अलावा बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर हेल्प करते हैं रंध्रों के खुलने बंद होने में। तो देखिए मैं आपको यहाँ रंध्रीय गति, जो रंध्रों का खुलना बंद होना, उसके बारे में आपको बताता हूँ। हाँ तो देखिए बेटा कि रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया को आप रंध्रीय गति कहते हैं, बता रहे थे। अब रंध्रीय गति मतलब रंध्रों के खुलने बंद होने में सबसे पहले तो मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होगा? टीपी, ट्रिगर प्रेशर। यस बेटा। तो देखो बेटा मतलब रंध्रों के, मैं यहाँ पर लिखूंगा पेन लेने अपन, कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया में, है ना बेटा, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से गार्ड सेल, जो द्वार कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल के टीपी यानी टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब पर निर्भर करती है। यस बेटा, स्फीत दाब पर निर्भर करती है। देखिए कैसे, कारण फर्स्ट आपका क्या है कि मान लो इन गार्ड सेल का ओपी मान लो बढ़ जाए, ओपी एक्स्ट्रा सोल्यूट आ जाए तो ओपी बढ़ जाए, तो पास की साई कोशिकाओं से जल आ जाएगा। जल आते आप जानते हो कि गार्ड सेल फूल जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि गार्ड सेल में वाटर एंटर होता है, यस बेटा, अपन कहें यदि गार्ड सेल में वाटर यानी जल बढ़ता है तो ये स्फीत हो जाएंगी, फूल जाएंगी, है ना, स्फीत हो जाएंगी। और ये ओपी के अंतर होगा, अंदर परासरणी विले जब अंदर आएंगे गार्ड सेल में किसी भी कारण से, और आप जानते हो फिर पास की साई कोशिकाओं से पानी अंदर आ जाएगा, तो यदि गार्ड सेल में जल बढ़ता है तो स्फीत हो जाएंगी। यस बेटा। और आप जानते हैं कि स्फीत हो जाएगी तो देखो कि अब स्फीत होते ही ट्रिगर प्रेशर यानी स्फीत दाब विकसित होगा। तो स्फीत दाब, मैं आपको कहता हूं, स्फीत दाब के द्वारा गार्ड सेल की आउटर वॉल को, जो आउटर वॉल है वो ब्लज आउट होगी, ब्लज आउट। अब टीपी विकसित होगा और वो ट्रिगर प्रेशर, अतिरिक्त पानी ऐसे बाहर की ओर प्रेशर लगाएगा, तो जो गार्ड सेल की आउटर वॉल है, पतली आउटर वॉल, गार्ड सेल के आउटर वॉल को बाहर की ओर धकेला जाता है, यानी ब्लज आउट, ब्लज आउट, यानी ये जो गार्ड सेल की भाई इसको बाहर की ओर धकेला जाएगा। यस बेटा। तो बाहर की ओर धकेला जाता है। अगर स्फीत दाब बढ़ गया तो ट्रिगर प्रेशर यानी गार्ड सेल ट्रेजिड हो गई तो, है ना। और अब ये जो जब इसको बाहर की ओर धकेला जाएगा तो ये सेलोजिक माइक्रोफाइबर इसको अंदर की ओर खींचेंगे। जैसे आपने धनुष नहीं देखा है,
धनुष देखा है ना, बात को समझे कि जैसे बाहर वाली पतली को उसको आप ऐसे खींचते हैं तो वो अर्धचंद्राकार हो जाती है अंदर वाली। तो अंदर वाली जब ये बाहर धकेली जाएगी तो ये माइक्रोफाइबर अंदर वाले को खींचेंगे तो अर्धचंद्राकार हो जाएगी। यस बेटा, तो फिर आप क्या कहोगे कि आंतरिक वाल को सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल द्वारा, यानी जो सेलुलोजिक सूक्ष्म तंतुओं द्वारा अंदर की ओर खींचा जाता है, जिससे ये अर्धचंद्राकार हो जाती है। श्रीसेंड सैप होती है ना, अर्धचंद्राकार हो जाती है। और स्टोमेटा ओपन। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई कि स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो जाते हैं। बात को समझे। तो देखो गार्ड सेल के अंदर अगर ओपी के बढ़ने से एक्स्ट्रा पानी आ जाए साई कोशिकाओं से तो ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाएगा। इफ गार्ड सेल टर्जिड, अगर द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाए तो स्टोमेटा ओपन। अब कैसे कि जैसे वो स्फीत होगी तो बाहरी भित्तियों पर एक दाब लगेगा, तो बाहरी भित्ति को बाहर की ओर, ट्रिगर प्रेशर बाहर की ओर धकेलेगा। अब दिमाग लगाओ कि बाहरी भित्ति अगर धकेली जा रही है बाहर की ओर, ये लो धकेली जा रही है, तो अंदर वाली को भी साथ साथ में अपन बात उड़ा कि ये जो माइक्रोफाइब्रिल है वो अंदर वाले को खींचेंगे, ये अंदर वाली को ऐसे खींचेंगे और बाहर वाली बाहर की ओर धकेली जा रही है। तो ऐसे आप जानते हो कि आधे चांद की तरह हो गया दोनों। तो स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन। स्टोमेटा क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया ना। अरे बोलो भाई, क्लियर कि देखो इसको बाहर धकेला जाए तो आप जानते हैं कि बाहर की ओर धकेली जा रही है, तो इसको आप जानते हैं कि खींचा जा रहा है, तो ये अर्धचंद्राकार होगी, अर्धचंद्राकार, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। स्टोमेटा ओपन हो गए। यस, केस फर्स्ट हो गया। दूसरा केस क्या है, यदि आप जानते हो कि फिर गार्ड सेल से जल की हानि हो जाए, जल वापस बाहर चला जाए कोई भी प्राश्न सांद्रता के चैन से। यस बेटा, तो देखो कि गार्ड सेल, ये केस सेकंड में बता देता हूं। यदि गार्ड सेल से आप जानते हैं बेटा कि वाटर लॉस हो जाए, वाटर लॉस, जल वापस चला गया, तो टीपी क्या हो जाएगा, 0। तो सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड, सलत। अब अगर द्वार कोशिका मतलब फ्लैसिड सलत हो जाए तो टीपी 0 हो गया। तो न तो बाहरी झिल्ली को बाहर की ओर धक्का भी नहीं लगेगा, बाहर की ओर धकेला जाएगा, और न ही अंदर की ओर खींचा जाएगा। तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। जब धक्का ही नहीं लगेगा तो अंदर वाले खींचेंगे क्यों। इसलिए दिमाग लगा ना कि द्वार कोशिकाएं स्फीत होती है, रंध्र खुल जाते हैं, द्वार कोशिकाएं फ्लैसिड होती हैं, सलत रंध्र बंद हो जाते हैं। लेकिन देखो पहली चीज ट्रिगर प्रेशर, लेकिन दूसरी चीज देखना ये रेडियल माइसिलेशन, क्योंकि एंसेंट लिख रखा है कि रेडियल माइसिलेशन अरीय विन्यास, ये दूसरा फैक्टर है जो रंध्र को खोलने में मदद करता है। क्योंकि दिमाग लगाओ कि जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल हैं ये अनुप्रस्थ की बजाय अरीय विन्यासित हुए हैं, और ये अरीय विन्यास जो आप जानते हो कि इसको आप जानते हो कि खींचने का काम करता है, वो बाहर ब्लग आउट होती है तो खींचने का काम करता है।
तो दूसरा कारक जो है वो रेडियल माइसिलेशन है। और तीसरा कारक है कि आंतरिक भित्ति मोटी और बाह्य भित्ति क्या है, पतली, ये विविधात्मक भित्तियां, ये कारण है। यस बेटा। अब देखिएगा कि अपन आगे के लेक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर पढ़ेंगे, यस बेटा, कि अपन ये कहते हैं कि देखो रंध्र के खुलने में द्वार कोशिका भित्तियों में सूक्ष्म तंतुओं के अभिविन्यास का भी सहायता मिलती है। सेल्यूलोजिक सूक्ष्म तंतु अनुप्रस्थ के बजाय अनुदैर्ध्य विन्यासित रहते हैं, इससे रंध्रों का खुलना आसान बनता है। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये बात आपकी होती है। तो अब देखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो रंध्रीय गति होती है, रंध्रों का खुलना बंद होना, उसके लिए सबसे बेस्ट सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, और फिर रंध्रीय गति और वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप एनसीईआरटी से एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बढ़िया लेवल पे पढ़ के आए। और जब मैं रंध्रीय गति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत बताऊंगा तो ये बात तो आपको मैं और समझा दूंगा अच्छे से कि कैसे वो ब्लज आउट होती है और कैसे अर्धचंद्राकार होती है, कैसे रंध्र खुल जाता है और कैसे रंध्र बंद हो जाता है। तो वो बात तो मैं आपको वहां पर उस कंसेप्ट के साथ और अच्छे से समझा दूंगा बेटा। यस बेटा, तो ये आप पूरा ध्यान देकर आए, पूरा अच्छे लेवल पे आप ये पढ़ के आए भाई, बात को समझ रहे हैं। और वहां पत्तियों की संरचना भी देख रहे हैं, डाइकोट और मोनोकोट की, तो वो भी सारी बात आप आपके सामने देख के आए भाई। यस, तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में यहीं तक।